को दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसमें आपको लेंस और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई गई थी। उन परिभाषाओं में जैसे पहला है लेंस का फोकस क्या होता है और लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, इसके बारे में बताया गया था। लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, लेंस के भीतर होता है या बाहर होता है, इन सब बातों पर चर्चा करनी है। उसके पहले दूसरे जो लेसन का ऑप्टिक्स का जो दूसरा लेसन है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा था, ठीक है, दूसरे चैप्टर का। वो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 14 और 16, ये 4 क्वेश्चन किसी छात्र छात्रा ने भेजा था, वो आपको हम बता देते हैं। उसके बाद टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 14 और 16, ठीक है। एक्टिव की बुक में आप खोलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद जो बताऊंगा वैसे आप लगाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो गोली दर्पण और उससे संबंधित परिभाषाएं हैं वो कोर्स से हटा दी गई हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ा दिया गया है इसलिए नोट्स में उसको भी आपको लिखना है। आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल वो गोली दर्पण और उससे संबंधित जितनी परिभाषाएं थी वो आपको नहीं पढ़नी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है। एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। एक प्रेक्षक द्वारा ऊर्ध्वाधर देखने पर उसे मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी, ठीक है ना। कहने का मतलब एक व्यक्ति है जो कि ऊपर से देखता है कि झील के अंदर या तालाब के अंदर या नदी है तो नदी के अंदर, मतलब जल के नीचे 30 सेंटीमीटर गहराई पर क्या है, मछली है, ठीक है। मान लीजिए ये एक बॉर्डर हो गया, इसके नीचे क्या है, जल है, पानी है। इसके नीचे क्या है, जल है, ठीक है। इसी जल में 30 सेंटीमीटर गहराई पर, कितनी गहराई पर, 30 सेंटीमीटर की गहराई पर क्या है, मछली है, ठीक है। मछली की गहराई क्या है, 30 सेंटीमीटर। अब अगर हम ऊपर से देखेंगे तो मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी या कितना उठी हुई दिखाई देगी, ये आपको जानना है। समझ गए बात को। तो आप जानते हैं कि अगर किसी विरल माध्यम से आप सघन माध्यम में स्थित वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी उठी हुई प्रतीत होती है। ऐसा अपवर्तन घटना के कारण होता है, ठीक है ना। और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की वस्तु को आप देख रहे हैं तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, अगर उसको n से दिखाया जाए, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, कहने का मतलब अगर वायु से जल में वस्तु आप देख रहे हैं तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा। वायु से आप कांच में देख रहे हैं तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वायु से आप जल में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, AN/W क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आपको बताया गया है। क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये फार्मूला होता है, ठीक है। AN/W क्या है, ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है।
याद भी कर लीजिएगा 1.33 होता है या 4/3 होता है, दिया भी गया है। तो यहाँ हो जाएगा ये 4/3, 4/3 बराबर हो जाएगा ये वास्तविक गहराई कितना है, 30 सेंटीमीटर की गहराई पर ये मछली स्थित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर बटे आभासी गहराई क्या है, मान लिया x है। आभासी गहराई का मतलब कि जिस गहराई पर हमको आभास होता है कि इस गहराई पर वह वस्तु हो सकती है, वो आभासी गहराई कहलाती है। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हो जाएगा 4x = 90 या x = हो जाएगा 90/4 या 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर की गहराई पर प्रतीत होगा कि मछली स्थित है, जबकि मछली की वास्तविक गहराई कुछ और ही है, 30 सेंटीमीटर है, लेकिन आभास होगा कि मछली 22.5 सेंटीमीटर गहराई पर है। तो अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊंचा उठी दिखेगी वो, अगर ये निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, वास्तविक गहराई जो 30 आपकी है, इसमें से आभासी गहराई 22.5 घटा देंगे हम, तो आएगा 7.5। तो 7.5 सेंटीमीटर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंची उठी हुई प्रतीत होगी। कौन, मछली। मछली अपनी वास्तविक स्थिति से 7.5 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई प्रतीत होगी। ये हो गया, एक आंसर हो गया, ये क्लियर हो गया ना। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा, 9वां, जो आपने पूछा था। 9वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 9वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये पहला तो ये आपका 8वां था, अब आप 9वां ध्यान दीजिए। 9वां क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल ऐसे ही है। क्या है उसमें, कागज की एक सीट पर, कागज की कोई सीट है, कागज की कोई सतह है, कागज की एक सीट पर एक स्याही का बिंदु अंकित है। इसे 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। यदि कागज के ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटाई की कांच की समानांतर पट्टी रख दी जाए तो यह स्याही का बिंदु कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो बिल्कुल ये ठीक है। इसमें एक चीज हम ये कर रहा है आपको कि 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम देख रहे हैं, तो हम किसी भी ऊंचाई से देखें, ऊंचाई का फर्क नहीं पड़ता। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हो गई आपकी कागज की सीट, ठीक है ना, चलने में दिक्कत है। ये जो है क्या हो गई, कागज की सीट हो गई, ये दिख रहा है। इस कागज की सीट पर एक बिंदु है, एक स्पॉट है, एक पॉइंट है, ये कागज की सीट पर, ठीक है ना। अब इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से, ठीक है। तो कितनी भी ऊंचाई से देखें, ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी ऊंचाई से हम देखें, ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि बीच में कोई और माध्यम ना आ जाए। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर एक 10 सेंटीमीटर, कितने मोटाई की, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जैसे ही हम इस पर 10 सेंटीमीटर मोटाई की कांच की पट्टी रख देते हैं, वैसे क्या होगा, अब हम वायु से देख रहे हैं, ऊपर क्या है, वायु है, वायु से देख रहे हैं, और ये आपका कांच है, कांच की पट्टी है, वायु से देख रहे हैं और कांच के भीतर देख रहे हैं। तो जब विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में देखेंगे तो वह बिंदु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उठा हुआ दिखेगा। तो ये हमको ऊपर थोड़ा दिखेगा, ऊंचा उठा हुआ दिखेगा। तो वास्तविक जो गहराई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो कितना ऊपर उठेगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो फार्मूला फिर वही लगेगा, क्या, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई बराबर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ANG बराबर हो जाएगा ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा
वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी 10, आभासी गहराई कितना ऊंचा उठेगी उसको घटा दिया जाएगा, तो कितनी गहराई पर इसका आभास होगा वो हो जाएगा x। अब ये ध्यान देना है कि दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर ऊपर से हम देख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। वायु में हम वस्तु को देखेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं है, वो वास्तविक गहराई पर ही आपको दिखेगी। लेकिन जब बीच में दूसरा माध्यम आ गया तब वह अपनी स्थिति से ऊंची उठी हुई दिखेगी। तो वास्तव में वो 10 सेंटीमीटर नीचे थी, अब वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, ANG की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ANG की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, तो 3/2 बराबर हो जाएगा 10/x। तिरछा गुणा हम कर देंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/3। x क्या चीज है आभासी गहराई। तो हमको आभासी गहराई नहीं निकालनी है, बल्कि हमको ये निकालना है कि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊंचा उठेगी। तो अगर हम वास्तविक गहराई में से यही आभासी गहराई को घटा दें, इसको घटा दें, वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई को घटा दिया जाए तो कितना ऊंचा उठेगी वस्तु ये हमको मालूम हो जाएगा। तो आभासी गहराई हमारी वास्तविक गहराई कितनी है 10 सेंटीमीटर। वास्तविक गहराई कितनी है 10 सेंटीमीटर और आभासी गहराई कितनी है 20/3 सेंटीमीटर। अब घटा देंगे इसको हम तो कितना ऊंचा उठी हुई प्रतीत होगी वो ज्ञात हो जाएगा। 10 - 20/3 करेंगे तो 10 यानी 30, 30 में से 20 जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 10/3 अर्थात 3.33 सेंटीमीटर यह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उठेगी। 3.33 सेंटीमीटर यह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उठेगी। ठीक है, ये जो है आपका 9वां वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में वही फार्मूले आपके लग रहे हैं। कौन सा ANW या ANG बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन तो आपके इस सूत्र पर हैं और दो क्वेश्चन और हैं। एक है आपका 14th यानी 14वां और दूसरा है 16वां। 14वां और 16वां दो क्वेश्चन है, दोनों जो है वो क्रांतिक कोण पर बेस्ड हैं। क्रांतिक कोण वाले थ्योरी पर बेस्ड हैं दोनों, ये समझ गए आप। क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा 14वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 14th नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। कांच का जो अपवर्तनांक है वो दिया गया है कितना 1.667, ये कांच का अपवर्तनांक है। ठीक है, ये कांच का अपवर्तनांक है। 1.5 तो आप जानते ही हैं, लेकिन कई तरह के कांच होते हैं उनका अपना अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो आप 1.5 तो सामान्य रूप से याद ही करते हैं, लेकिन अपवर्तनांक जो है वो अगर दिया हुआ है तो वही आप यूज करेंगे। कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.667 और कांच की प्लेट में से चलती हुई कोई प्रकाश किरण जल पर आपतित होती है। किस पर आपतित होती है जल पर। जल का अपवर्तनांक भी दिया हुआ है कितना 1.333, ये जल का अपवर्तनांक है। कांच का अपवर्तनांक 1.667 और जल का 1.333 पर आपतित होती है। किस आपतन कोण पर प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। कोण निकालना आपको है, किस कोण पर प्रकाश ऊर्जा पूरी तरह से क्या होती है परावर्तित हो जाती है। और दिया गया है साइन 53.1 डिग्री, साइन 53.1 डिग्री इक्वल टू 0.7996, 0.7996 इसकी वैल्यू है, ये साइन 53.1 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा ये देखिए अगर क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ हो साइन 53.1 डिग्री, इसका मतलब इसका यूज है क्वेश्चन में, एंगल पूछा हुआ है
तो एंगल जान लीजिए कि निश्चित रूप से यही एंगल आएगा, क्योंकि 53.1 डिग्री की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, इसीलिए दिया हुआ है। और अगर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू, जो भी क्रांतिक कोण है या कोई कोण पूछा जा रहा है, उस कोण की वैल्यू जितनी आएगी 53.1 डिग्री ही आएगी। ठीक है ना। चलिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए कांच की एक प्लेट है, ये देखिए कांच की प्लेट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है कांच की प्लेट है, मतलब ऊपर क्या है, माध्यम कांच है, ये कांच है, ठीक है। और नीचे क्या है, जल, ये जल है, और ऊपर क्या है, कांच है। बात क्लियर हो गई। ऊपर क्या है, कांच है, नीचे क्या है, जल है। कौन सघन, इसमें कौन सा विरल है, तो कांच जो है वो सघन है। कांच क्या है, सघन, कांच इसमें सघन है। विरल कौन सा है, जल इसमें विरल है। तो प्रकाश किरण जो है वो सघन में चलती हुई आ रही है, प्रकाश किरण सघन में चलती हुई आ रही है, और ये जल की और कांच की सतह पर पड़ती है। आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना तो कब होती है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। ठीक है। यहां पर सघन माध्यम है कांच, विरल माध्यम है वायु। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो यहाँ कोण आपका है, ये कोण है आपतन कोण। तो सघन माध्यम में जब आपतन कोण बढ़ते बढ़ते एक विशेष कोण के बराबर हो जाता है, जिसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, तो सघन माध्यम में जब वह कोण बढ़ते बढ़ते क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, तो उस अवस्था में यह प्रकाश किरण जल में न जा करके पुनः जो है वह उसी माध्यम में वापस लौटना प्रारंभ कर देती है। और उस अवस्था में एक सूत्र आपको बताया गया है। कौन सा सूत्र है, n = 1/sin c। याद आ रहा है, n = 1/sin c, जहां पर c जो है वो क्रांतिक कोण है, अर्थात क्रांतिक कोण हमको पता हो। ठीक है। तो इस यन क्या है, इसमें दो माध्यम है, सघन और विरल। तो यन जो है वह विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है। अक्सर भ्रम हो जाता है कि ये अपवर्तनांक, प्रकाश किरण जल कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। ये भ्रम हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर अपवर्तनांक है वह विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, जबकि प्रकाश किरण जो है हमेशा सघन से कहाँ जाएगी, विरल में जाएगी। ठीक है। तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होगी। तो यहाँ पर जो n = 1/sin c है, अगर कांच से वायु में प्रकाश किरण आती है, आपको याद होगा, कांच से वायु में अगर आती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ang लिखा जाएगा, क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। वैसे यहाँ पर क्या है, प्रकाश किरण जो है कांच से जल में जा रही है, तो n की जगह क्या लिखा जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल आपका विरल माध्यम है, कांच आपका सघन माध्यम है। तो यहाँ पर n जो है वो क्या लिखा जाएगा, Wng। क्या लिखा जाएगा, Wng। तो Wng क्या हो जाएगा, 1/sin c। Wng क्या हो जाएगा, 1/sin c। Wng क्या लिख सकते हैं, Ang/Anw। Ang/Anw क्या किसकी वैल्यू है, Wng की। आपको पता है अगर तीन माध्यम होते हैं, एयर, ग्लास और वाटर, उसमें दो माध्यम आप लिए हैं और दोनों माध्यमों में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का निकालना हो, तो तीसरे माध्यम को चॉइस कर लीजिए, तीसरे के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेकर उसको अंश में कर दीजिए, और तीसरे के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम को लेकर के उसको हर में कर दीजिए। तो Wng को हम Ang/Anw लिख सकते हैं। ये हो जाएगा Ang/Anw और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin c। ठीक है ना। Ang की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 दिया हुआ है। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, Ang की वैल्यू 3/2। बात क्लियर हुई। अच्छा, क्या इसमें निकालना है आपको,
इसमें आपको निकालना है किस आपतन कोण पर, आपको वही आपतन कोण निकालना है, ठीक है। अच्छा, एन जी की वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी इसकी वैल्यू दिया गया है, एन जी को देखिए, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कितना दिया है 1.667, तो हो जाएगा 1.667 डिवाइड बाई 1.667, ये दिया गया कांच का अपवर्तनांक, बटे जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.333 इज इक्वल टू 1/sin c, ये तो होगा, देख लीजिए। आपको निकालना क्या है, क्रांति कोण निकालना है, मतलब c की वैल्यू निकालनी है। इसको उल्टा कर दीजिए, ये 1/sin c की वैल्यू ये आपको मिली है, उल्टा कर देंगे तो sin c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1.333 डिवाइड बाई 667, इसको उल्टा करेंगे जब आप, तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 1.333 अपान 1.667। अब यहाँ पर आप जब डिवाइड करेंगे, समझ रहे बात को, किसको 1.333 को 1.667 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, यही वैल्यू आएगी, ये देखिए वैल्यू आपको मिलेगी 0.7996, 0.7996 किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन सी की वैल्यू मिलेगी। और 0.7996 किसकी वैल्यू है, आपको यहाँ पर दिया गया पहले से, ये जो है किसकी वैल्यू है, साइन 53.1 डिग्री की वैल्यू है। तो जहां पर 0.7993 है, वहां पर हम साइन माफ कीजिएगा, साइन 53.1 डिग्री लिख सकते हैं। जहां पर 0.7996 लिखा हुआ है, देख रहे हैं चीज आप, जहां पर 0.7996 लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप साइन 53.1 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन सी की वैल्यू साइन 53.1 डिग्री है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 53.1 डिग्री, यही आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 53.1 डिग्री। बात क्लियर हुई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में जो बचा हुआ है और आपका वो बता दें आपको, एक क्वेश्चन आपका जो बचा हुआ है 16वां क्वेश्चन, वो आपको हम बता दें, वो भी क्रांतिक कोण पे बेस्ड है, क्रांतिक कोण पर बेस्ड है वो भी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन वो क्रांतिक कोण पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है 16वां क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB पर, प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB पर अभिलंबवत आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अच्छा, पहले चित्र बना दूं, आपको चित्र बना दूं तो आप जो है समझ जाएंगे, ठीक है। चित्र जो है इसका थोड़ा बना लीजिए तो आप समझ जाएंगे। ये आप ऐसे चित्र बना लीजिए, ये जो है प्रिज्म है एक, ठीक है। इस प्रिज्म में एक कोण ये दिया हुआ है, कितना है 30 अंश का, दूसरा कोण ये दिया हुआ है 60 अंश का, तो अपने आप ये कोण आपका हो गया 90 अंश का, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, ठीक है। ये सतह आपकी AB है, ये AB सतह है आपकी, और ये C। इस AB सतह पे, ठीक है, ऊपर जल है नीचे कांच है, इस AB सतह पर एक प्रकाश किरण अभिलंबवत जा रही है, अभिलंबवत जा रही है, ठीक है। ये प्रकाश किरण जो है वो अभिलंबवत जा रही है, ठीक है। अब अच्छा, प्रश्न जरा आ जाओ, अब प्रश्न पढ़ दें, आपको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करा है कि प्रकाश किरण प्रिज्म के AB सतह पर, AB सतह आप देख रहे हैं, इस AB सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है। n अपवर्तनांक का एक द्रव, ये जो द्रव हमारा है इसका अपवर्तनांक क्या है n अपवर्तनांक का एक द्रव
जैसा पृष्ठ में दिखाया गया है, पृष्ठ AC के ऊपर रखा जाता है। ये पृष्ठ AC के ऊपर द्रव आपका रखा हुआ है, n अपवर्तनांक का द्रव है। n का वह अधिकतम मान, यानी द्रव के अपवर्तनांक का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे पृष्ठ AC से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। प्रिज्म का अपवर्तनांक 3/2 है, ठीक है ना। मतलब ये कहने का कि जब प्रकाश किरण यहां से यहां जाएगी तो AC वाले पृष्ठ पर गिरेगी, तो गिरने के बाद कांच से ये जल में जाएगी ना, कांच से जल में जाएगी, समझ रहे बात को। क्योंकि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी ही, अपवर्तन घटना होगी ही, ठीक है। लेकिन यह पूछ रहा है कि अपवर्तनांक इस द्रव का कितना हो जाए, अधिकतम कितना अपवर्तनांक इसका हो, ठीक है, जिससे प्रकाश किरण इस कांच से जल में न जाकर के इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, अर्थात उसी माध्यम में वापस लौट आए। मेरे बात को ये पूछ रहा है। तो अपवर्तनांक n का मान आपको बताना है कि वह अधिकतम मान n का, यानी द्रव के अपवर्तनांक का वह अधिकतम मान क्या होगा जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना हो जाए। तो आप जानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है। प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है ना। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए, या तो बराबर या तो बड़ा, है ना, तो उस अवस्था में ये प्रकाश किरण जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का पालन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर कोण का मान कितना है, आपतन कोण का मान कितना है, ये कोण आपतन कोण है, ध्यान दीजिएगा, यह कोण आपतन कोण है। इसी आपतन कोण पर ये अभिलंबोत रेखा है, देख रहे हैं इस चीज को, ये अभिलंबोत रेखा है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये कोण है, इस कोण पर प्रकाश किरण जा रही है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जा रही है। तो बताना है कि इस द्रव का अपवर्तनांक अधिकतम क्या होगा, ठीक है। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू जो है क्या है, C की वैल्यू यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। ये कोण कितने अंश का है, ये 90 अंश का है, क्योंकि ये अभिलंबोत जा रही है तो ये कोण 90 अंश का हुआ। अब ये 90 होगा, ये 60 होगा, तो ये छोटा वाला कोण कितने का बचेगा, 30 का बचेगा। अब अगर ये कोण 30 का बचेगा ये कोण अगर 30 का बचेगा तो ये कोण कितने अंश का हुआ, ये 60 अंश का हो जाएगा, ठीक है। ये कोण कितने अंश का हुआ, ये 60 अंश का हो जाएगा। तो C की वैल्यू क्या हो गई, 60 अंश, क्रांतिक कोण का मान क्या हो गया, 60 अंश हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि n इज इक्वल टू अगर 1/sin c है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मतलब ये अपवर्तनांक n जो है वह 1/sin c के बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा हो सकता है। n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/sin c होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना संभव हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। n क्या है आपको अभी मैंने बताया, n जो होता है इसमें विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इन दोनों में ये कांच है, ये जल है, विरल माध्यम कौन है, जल, सघन माध्यम कौन है, कांच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n जो लिखा है वो हो जाएगा WNG, क्या हो जाएगा ये WNG। तो WNG की वैल्यू हो जाएगी, क्या होगा, सॉरी, WNG इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/sin c। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होगी। WNG का मतलब हो गया ANG/AN, W इज, माफ कीजिएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/sin c। देख रहे हैं ANG की वैल्यू क्या है, 3/2 दिया हुआ है, ANG की वैल्यू 3/2 दिया हुआ है। ANW की वैल्यू क्या है, जल का अपवर्तनांक n, यहाँ पहले से दिया हुआ है, उसी n का अधिकतम मान तो निकालना है, तो हो जाएगा यहाँ पर n हो जाएगा। तो 3/2n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/sin c, ठीक है ना। अब इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2n/3, ये जो 3/2n है ना, ये हो जाएगा 2n/3 इज लेस देन आर इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये sin c।
सी की वैल्यू क्या है, 60 अंश है। अरे सी के लिए यहाँ देख रहे हैं आप 60 अंश है, तो हो जाएगा ये 2n/3 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 अंश, यानी करड़ी में 3/2। ठीक है ना। तो n क्या हो जाएगा, n इज लेस देन आर इक्वल टू, अगर n की वैल्यू निकालनी है तो n इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 4। तो n की वैल्यू जो है वह क्या होनी चाहिए, अधिकतम वैल्यू जो है वो क्या होगी, 3 करड़ी में 3/4 इतनी होगी, या इससे कम ही हो सकती है। यानी n की अधिकतम वैल्यू जो है वह 3√3/4 होगी, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही हो सकता है। ठीक है। तो अगर पूछा गया है कि n का वह अधिकतम मान क्या होगा जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना संभव हो जाए, तो आप कहेंगे n इक्वल टू 3√3/4 है। अगर इतने अपवर्तनांक का द्रव अधिकतम है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना इस कंडीशन में संभव हो जाएगी। तो ये 4 क्वेश्चन थे, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और क्रम से इसको लगा डालिएगा। बाकी सब जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं बहुत आसान है, और थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो कल आपको हम बताएंगे। उसमें जो आपका ये जो थ्योरी वाले पोर्शन में आप कल आप बताएं, जो आपको इसमें वक्रता केंद्र के साथ साथ प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा या और भी जो आगे की थ्योरम है, वो थ्योरम आपको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।